नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आज आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th लेसन नंबर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हुए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आपने फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल जाएँ, प्लेलिस्ट खोलें, प्लेलिस्ट क्लास 10 फिजिक्स लेसन नंबर 1 देखें। ठीक है, नेक्स्ट लेसन की वीडियो भी फिजिक्स की अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही। आज हम लोग चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान लेसन नंबर 1, जिसमें हम लोग जानेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री का जो डर है बच्चों में वो है, और बच्चे सोचते हैं सर इसका हेडिंग जो याद नहीं होती हैं, तो आज हम लोग इसको बहुत छोटे बहुत सरल तरीके से सीखने का प्रयास करें। अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलें, ध्यान दीजिएगा, लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया ये है क्या। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि भाई अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमने पदार्थ ए लिया और कुछ समय हमने इसको गर्म किया तो पदार्थ क्या बन गया, बी। तो जिसके द्वारा पदार्थ बी बना वो क्या है, अभिकारक, और पदार्थ बी क्या है, उत्पाद। बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया वास्तविकता में दो प्रकार की होती हैं। या तो संयोजन करने से उत्पाद बने तो उसे कहेंगे क्या भैया, संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, अभिकारकों के संयोजन से उत्पाद का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे क्या है, मान लीजिए H2 + Cl2 मिला दिए, क्या बन गया, 2HCl। 2 Na + Cl2 एलुमिना क्या बन गया, 2NaCl। तो भाई अभिकारक मिल रहे हैं, अभिकारकों के संयोजन करने से यदि उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर बात करें, आती है वियोजन अभिक्रिया। हो सकता है भैया कि अभिकारकों के टूटने से उत्पाद का निर्माण हो। यदि अभिकारकों के टूटने से या वियोजन होने से उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 क्या बन जाता है, CaO + क्या, CO2 गैस। तो क्योंकि एक अभिकारक था, टूट के दो या दो से अधिक बन जाए तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अभिकारक ए है उससे क्या बन गया, उत्पाद बी। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारकों के जुड़ने से उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जिससे हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, सोडियम Cl2 जुड़ के 2NaCl बनाता है। अभिकारकों के टूटने से उत्पाद का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन कौन सा अभिक्रिया भैया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक समीकरण जिनमें उत्पाद बनने के पश्चात ऊर्जा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के पश्चात ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप चूना बड़ी ले लीजिए, पानी में आप डालेंगे तो पानी डालने के बाद आप देखेंगे बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा, ऊष्मा। किसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
अगला नंबर आता है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। मान लीजिए NH3 प्लस HCl तो बन गया NH4Cl, क्योंकि हमने इसको क्या दिया? ऊष्मा। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तथा वह रासायनिक अपक्रिया जिसके पूर्ण होने के पश्चात उत्पाद का साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अगली हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जो सबसे आसान है वही आप जानिए। और बता देता हूँ, वह रासायनिक अपक्रिया जो ऑक्सीजन को ग्रहण करे तथा हाइड्रोजन का त्याग करे उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। लेकिन फिलहाल ये ध्यान दीजिए कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपक्रिया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इस पे प्लस आ गया, एक इस पे माइनस आ गया। तो अगर अभिकारक अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया। यदि कोई भी अभिकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया। क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना लेंगे। यहाँ मैं Cl इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोई परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो हरदम अणु के रूप में पाया जाता है। बात करते अगली हेडिंग आती है रेडॉक्स अपक्रिया की। कौन सा अपक्रिया? रेडॉक्स अपक्रिया। अब रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे इसमें कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस जिंक ने दे दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाने बाद कॉपर बन गया और जिंक पे 2 माइनस हो, मतलब यहाँ पे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कितना लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो दोनों अपक्रिया एक ही में हो, इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगली हेडिंग तरफ बढ़ते हैं भैया। अगली हेडिंग है हमारी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। मतलब रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक चूना पत्थर है और चूना पत्थर पानी में घोल दिया गया है, घोलने के बाद बुझा हुआ चूना बन गया, और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, और क्या बन गया? ऊष्मा। यह मैंने एक समीकरण लिखा, आप बार बार पानी नहीं लिख रहे हैं, आप वहां पे H2O लिख रहे हैं। तो जब रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन समीकरण भैया? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इधर देखो 2 क्लोरीन है, इधर 2 है, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक है, तो दाएं पक्ष बराबर बायां पक्ष, उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा नंबर आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। भैया असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन,
मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, वहाँ पे भी एक है, तो इसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगली हेडिंग बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सुन लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल परमाणु दुर्बल परमाणु को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक की सक्रियता कॉपर से अधिक, इसलिए जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, चले आगे। और देख लीजिए, जैसे कहीं लिखा है HCl प्लस 2Na एरो ना के 2NaCl प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब एक हेडिंग आती है द्वितीय विस्थापन। क्या आती है भैया? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में परमाणुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2HCl बन जाएगा प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगी। एक हेडिंग आती है संक्षारण। संक्षारण या जंग लगना। याद रखना, जब लौह युक्त धातुएं नम वायु या जल के संपर्क में आती हैं तो वह ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। अब इसका बचाव क्या कहें? लौह धातु में तेल लगाकर, दूसरा ग्रीस लगाकर, तीसरा पेंट लगाकर, चौथा क्रोमियम की परत चढ़ाकर आदि तरीके से आप जंग लगने से बचा सकते हैं। एक हेडिंग आती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? कि जब वसा युक्त खाद्य पदार्थों को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो उससे एक विशेष गंध उत्पन्न हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इस पे दोनों पे ध्यान देना, पेपर में दोनों फंस सकते हैं, ये और ये। कह दे पेपर में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री खत्म हो गया। आप एक वीडियो में मात्र कंप्लीट लेसन पढ़ सकते हैं। वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो इससे आप हेडिंग भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अधिक तैयारी, जिसकी जितनी ज़्यादा तैयारी रहेगी गलती होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। यदि आपको हेडिंग अच्छे से याद है तो आप सही कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो कंफ्यूज व्यक्ति कभी सफल हो नहीं। जितनी हेडिंग हो अच्छे से तैयार होने चाहिए। आज इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।